साढ़े 7 के बाद है उनका है। जी हेलो। सर। और दूसरा ट्रेन कौन से दिन होता है उनका? थर्सडे में या वेडनेसडे में? हेलो हेलो। हाँ ललित। हाँ सर, एक मिनट बता ही रहे हैं सर, टाइम टेबल देख रहे थे। आज सर आपका जैसे 6 से आज आपका 7:40 तक है ना, उसके बाद शोएब साहब का है और दूसरा टर्न उनका कल है 7 से 8 बजे का, और फिर ट्यूटोरियल का भी रहता है। तो ट्यूटोरियल में तुम मुझे बताओ उन्होंने कितने न्यूमेरिकल कराए हैं, या मैंने जो आपको शेयर किया था उस टाइप से प्रॉब्लम की है आपने? नहीं कोई मैंने तो आपने तो सर ये वाली कर रहे हैं ना, टाइप 2 टाइप 3 वाली प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं जो नहीं डिजाइन में भी तो हूँ ट्यूटोरियल में साथ में आपके। हाँ जी हाँ जी सर। शोएब साहब के साथ डिजाइन में भी हूँ, तो मैं डिजाइन का पूछ रहा हूँ जो कल होगी क्लास, उसको कैसे करना है। मैंने जो प्रॉब्लम दी थी डिजाइन में, शेफ डिजाइन की, वो कुछ की आपने? यस सर, न्यूमेरिकल करवाए हैं। शोएब सर ने कराए हैं? यस सर, कपलिंग पे करवाए। नहीं कपलिंग पे कराए हैं। एक मैंने भी तो शेयर की थी आपको, शाफ्ट पे। हाँ शेफ डिजाइन की मैंने शेयर की थी, वो की है आपने प्रॉब्लम? नहीं देखना, जो मैंने शेयर की है उसको देखना, अगर वो कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं कल कराऊंगा उसे। ठीक है सर। ठीक। आ रहे हैं लोग 5-7 मिनट और ज्वाइन और इंतजार कर लेते हैं, उसके बाद कर जाएंगे। मैं अपना कैमरा ऑफ करता हूँ। क्या शुरू करें भाई? हेलो, शुरू किया जाए? हेलो। हाँ जी सर, कर दीजिए सर। ठीक, ओके।
ये टाइप 3 प्रॉब्लम हुई है या नहीं? ये टाइप 1 प्रॉब्लम थी ये, तो इसके बाद टाइप 3 नहीं हुई सर। ये पता नहीं कहाँ है यार वो। मैंने दिया है आपको प्रॉब्लम, मैंने वो दी थी आपको। हेलो, यस सर, यस सर, मटेरियल दिया है। हाँ मटेरियल दिया सर आपने, टाइप 2 टाइप 3 इकट्ठा ही दिया था सर। ऊपर से सेकंड नंबर पे देखिए। अच्छा, ये क्या मिस कर रहा है? ये नहीं पड़ा हुआ इसमें। ओ, नहीं, न्यू डायग्राम नहीं नहीं सही नहीं। ये नहीं है, तो हाथ से लिखा हुआ था यार, कहाँ गया? Inertia force analysis, notes on TMD and flywheel, syllabus of mechanical tentative. सर गूगल क्लासरूम से डाउनलोड किया था आप उस दिन? हैं? गूगल क्लासरूम से डाउनलोड किया था सर उस दिन? चलिए देखता हूँ भाई, उसको करता हूँ, नहीं तो वो रख लेता हूँ, पता नहीं कैसे नहीं किया मैंने यार ये। देख लूँ जरा मैं, टाइप 2 टाइप 3 प्रॉब्लम शायद इसमें तो नहीं है मेरे। इसमें होगा, अगर होगा तो मैंने शायद। क्या प्रॉब्लम हो रही है इसमें यार ये? मैंने जरूर ये क्या हो रहा है, कुछ बताएंगे आप जरा मुझे? सर गूगल क्लासरूम में है। नहीं, वो तो गूगल क्लासरूम में जा नहीं पा रहा ना मैं, इसमें है, इसमें एवरीडे इज सेफर विद यू। सर साइड में 9 डॉट्स ऑप्शन है दिए ना, हुए हैं, उस पर क्लिक करिए। उस पे क्लिक कीजिए वाला ये इसके बराबर वाला। हाँ यहाँ पर इन दोनों के लिए। हाँ ये गूगल मीट, मीट Google लिखा ना, Meet- मीट सर, मीट Meet लिखा है नीचे। नहीं, मीट में नहीं क्लासरूम जाना। में जाइए सर। हाँ ये क्लासरूम नीचे ही होगा सर, नीचे होगा सर क्लासरूम। नहीं, क्लासरूम तो फिर उसमें होगा, सॉरी इसी इसमें में आ नहीं। रहेगा नीचे सर। नहीं, क्लासरूम इसमें भी आता है, दूसरे मेरे तो इस अकाउंट में नहीं है, अच्छा जामे वाले अकाउंट में। ठीक। क्लासरूम है इसमें, ये रहा, ये रहा। Take machine design tutorial. ये क्या? टाइप 2 टाइप 3 प्रॉब्लम नहीं से डाउनलोड हो सकता है यार, ये 3 डॉट लग रहे हैं, ये इसमें से नहीं होगा। सर जो पीडीएफ दी हुई है उस पर क्लिक कीजिए। ये इस पर क्लिक कीजिए, आप जो नीचे- नीचे पिका रही है उस पर क्लिक कीजिए। इस पर यस सर।
यहाँ ऊपर प्रिंट का ऑप्शन आएगा सर, वहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। अच्छा, प्रिंट के ऑप्शन से यहाँ से डाउनलोड है इसके बराबर से? या सर प्रिंट नहीं, इस पे प्रिंटर पे क्लिक कीजिए सर, अच्छा, यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। इसके प्रिंटर के बराबर में जो ऑप्शन आ रहा है डाउनलोड, वो डाउन वाला एरो आ रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है भाई, आप लोगों से हेल्प लेनी पड़ी है या डेस्कटॉप में? या सर डाउनलोड कर लीजिए यहाँ से। मैं सोच रहा हूँ डायरेक्ट वहीं चला जाऊँ, फाइल में नहीं जा सकता जहाँ मुझे करना है। ये 3 डॉट पे क्लिक कीजिए सर। हाँ, यहाँ से भी जा सकते हैं। ये ब्राउज का नहीं आया, यहाँ से चले जाइए सर, जहाँ कहीं भी जाना है आपको सिस्टम में। इसमें जाना है, ये यहाँ चाहिए। तो दिन हो गया होगा नहीं? क्यों बेटा? ये सर हो गया होगा, वहीं पर चेक कर लीजिए, इसको मिनिमाइज कर। नहीं आया अभी, इसमें है ही नहीं। छोड़ यार, इससे करा, लीव इट। नहीं आ रहा है, आप खुल तो गया ही है, इससे करा। ठीक है, दिख तो रहा है आपको? हेलो? यस सर, दिख रहा है सर। तो ये टाइप 2 प्रॉब्लम तो हो गई थी, है? हेलो? हाँ सर, टाइप 2 हो गई थी, टाइप 3 रह गई थी सर। टाइप 3 रह गई है, ये वाला। यस, टाइप 3 प्रॉब्लम। इसमें असल में ये टाइप 3 की प्रॉब्लम इसलिए आती है, फ्लाई व्हील अमूमन जैसे जो आपकी पंचिंग प्रेस वगैरह होती है उनमें इस्तेमाल होता है। तो एक मोटर होगी हमारे पास, मोटर से हम मशीन को रन करते हैं, तो वो पावर फ्लाई व्हील में स्टोर होती रहती है। फ्लाई व्हील रन करता है किसी पर्टिकुलर स्पीड पर, तो जहां फ्लक्चुएटिंग लोड हो वहां फ्लाई व्हील की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे केसेस में किस लिहाज से टॉर्क वेरी करता है वो हम इस टाइप 3 में देखेंगे। तो प्रॉब्लम जस्ट लाइक दे, a shaft fitted with a flywheel rotated at 250 rpm and drives a machine, पंचिंग मशीन है या कुछ और भी, पावर प्रेस भी हो सकती है। The torque of the machine varies in a cyclic manner over a period of 3 revolution। 3 revolution 6 पाई रेडियन हो जाएगा। एक रिवोल्यूशन में आपका 2 पाई, तो 3 रिवोल्यूशन में 3 नीचे 6 पाई रिवोल्यूशन, 3 revolutions. The torque rises from 750 Newton meter to 3000 Newton meter uniformly during half revolution। जैसे फ्लाई व्हील का हाफ या शेफ्ट का हाफ रिवोल्यूशन होता है, तो उसमें टॉर्क राइज करता है 750 से लेके 3000 न्यूटन मीटर का यूनिफॉर्मली एंड रिमेन कांस्टेंट फॉर द फॉलोइंग 1 रिवोल्यूशन। और उसके बाद में आगे का जो एक चक्कर है, एक रिवोल्यूशन है, उसमें वो कांस्टेंट रहता है। पहले 750 से 3000 न्यूटन मीटर बढ़ा, उसके बाद में कांस्टेंट रहा। इसके बाद इट देन फॉल्स यूनिफॉर्मली टू 750 न्यूटन मीटर। इसके बाद में वो फिर वापस अपना 750 न्यूटन मीटर पे वापस फॉल हो जाता है ड्यूरिंग द नेक्स्ट हाफ रिवोल्यूशन, यानी बाकी का जो आधा रिवोल्यूशन है उसमें वो फॉल हो जाता है एंड रिमेन कांस्टेंट फॉर 1 रिवोल्यूशन। उसके बाद में फिर कांस्टेंट रहता है। तो देखिए, पहले आधा रिवोल्यूशन, फिर एक रिवोल्यूशन, 1.5 हो गया, फिर आधा रिवोल्यूशन, आधा, फिर एक, 1.5 और 1.5, 3 रिवोल्यूशन पूरे हो जाएंगे। ठीक है, it then falls uniformly to 750 meter during the next half revolution and remain constant for 1 revolution. The cycle is repeated thereafter। इसके बाद साइकिल रिपीट होती है, इसके बाद होगा फिर ऐसे। समझ रहे हो?
डिटरमाइन द पावर रिक्वायर्ड टू ड्राइव द मशीन, कितनी पावर चाहिए, एंड परसेंटेज फ्लक्चुएशन इन स्पीड, कितनी स्पीड फ्लक्चुएट करेगी, मैक्सिमम कितनी होगी, मिनिमम कितनी होगी। इफ द ड्राइविंग टॉर्क अप्लाइड टू द शाफ्ट इज कांस्टेंट and the mass of the flywheel is 500 kg with radius of gyration 0.6 meter. है ना डिफरेंट प्रॉब्लम बिल्कुल आपकी। हेलो, पहली से अलग है। तो ये इस प्रॉब्लम को मैंने टी थीटा डायग्राम पे रेफर किया है। इधर वर्टिकल एक्सिस पर ये आपका टर्निंग मूवमेंट डायग्राम है इन न्यूटन मीटर, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे रिवॉल्यूशन है। अब 6 रिवॉल्यूशन है आपके पूरी साइकिल के, यानी यहां से लेकर 0 से लेकर इधर ये 3 रिवॉल्यूशन है, यानी 3 रिवॉल्यूशन 6 पाई। तो यहाँ स्टार्टिंग में 0 है, फिर पाई मीन्स 180 डिग्री आप टर्न हुआ, आधा रिवॉल्यूशन का मतलब 180 डिग्री मीन्स पाई रिवॉल्यूशन। उसके बाद में 1 रिवॉल्यूशन मीन्स यहां से यहां तक 2 पाई रेडियन, 2 पाई और 2 पाई और 1 पाई, ये 3 पाई पे जाके आपका दूसरा कांस्टेंट रहा। उसके बाद में आधा और जोड़ दिया, यानी 1 पाई और जोड़ दिया 4 पाई, 2 पाई पर ये 6 पाई। ये आपका क्रैंक एंगल की लोकेशन है। अब इसमें देखिएगा पहले क्या हुआ, इट इंक्रीजेस फ्रॉम 750 न्यूटन मीटर टू 3000 न्यूटन मीटर ड्यूरिंग हाफ रिवॉल्यूशन, मीन्स हाफ का मतलब 0 से पाई रिवॉल्यूशन का टर्न हुआ, तो ये 750 से 3000 न्यूटन मीटर इंक्रीज होगा। यूनिफॉर्मली का मतलब लीनियरली इंक्रीज। उसके बाद में रिमेन कांस्टेंट के जो हाफ रिवॉल्यूशन के लिए, सॉरी 1 रिवॉल्यूशन के लिए कांस्टेंट रहता, तो बी और सी पॉइंट में जो बी पर वैल्यू 3000 वही सी पर रहनी चाहिए। बी और सी के दौरान जो आपकी टीएमडी टॉर्क है वो 3000 न्यूटन मीटर का कांस्टेंट, और ये 1 रिवॉल्यूशन तक रहता है। तो इसकी लोकेशन एंगल क्या हो जाएगी, 3 पाई तक, पाई प्लस 2 पाई 3 पाई। उसके बाद में सी पॉइंट पर पहुंचने के बाद ये डाउन होता है 750 तक, फिर डाउन हो जाता है, और रिवॉल्यूशन कितना होता है, हाफ रिवॉल्यूशन, मीन्स पाई रेडियन नॉट इक्वल 3 पाई टू 4 पाई। उसके बाद डी से लेके ई तक ये फिर अगेन कांस्टेंट रहेगा। ये 750 न्यूटन मीटर का जो टॉर्क है वो फिर कांस्टेंट रहेगा ई तक, और ये साइकिल कंप्लीट हो जाती है। ओके, तो इस टर्निंग मूवमेंट डायग्राम से हमको मीन टॉर्क भी निकालना है। यहाँ कहीं मीन टॉर्क की वैल्यू है, ये वेरिएशन है टॉर्क में, यहाँ 0 है, यहाँ 750 है, यहाँ 3000 है, यहाँ फिर 3000 है, फिर 750 आया, फिर कांस्टेंट रहा, फिर 0। ओके, अब इस टाइप की प्रॉब्लम को कैसे टैकल करें, तो गिवन n इक्वल टू 250 आरपीएम, तो इसका ओमेगा निकाल दो, और 2 पाई n अपॉन 60 से कैलकुलेटर निकाले हाथ में, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई n अपॉन 60, यू विल गेट 26.21 रेडियन पर सेकेंड। ओके, मास गिवन है 500 kg, के मीन्स रेडियस ऑफ gyration फ्लाईव्हील की 0.6 मीटर। अब सॉल्यूशन कीजिए। द टर्निंग मूवमेंट डायग्राम फॉर द कंप्लीट साइकिल इज शोन इन फिगर। ये अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, पहले आपको टर्निंग मूवमेंट डायग्राम को प्लॉट करके ग्राफिकली दिखा दें, फिगर से दिखा दें। वी नो दैट टॉर्क रिक्वायर्ड फॉर वन कंप्लीट साइकिल, we know that torque required for one complete revolution or one complete cycle will be equal to area of turning movement diagram। यहां से लेके यहां तक का जो टर्निंग मूवमेंट डायग्राम है, उसका एरिया, यानी ये पूरा एरिया जो है इसका एरिया, वो एरिया क्या लिखा हुआ है, एरिया किस किस का, एरिया ऑफ फिगर ओ ए बी, उससे शुरू है ओ ए बी, देन सी डी ई एफ, ये पूरा
टी सीटा डायग्राम का जो एरिया होगा वो इसका टॉर्क रिक्वायरमेंट होगी। टॉर्क रिक्वायरमेंट ओवरऑल टॉर्क एरिया ऑफ द रिवर ओ ए बी सी डी ई एफ एरिया। अब इसमें देखिए बहुत से ये ट्राइंगल छुपे हुए हैं, ये रेक्टेंगल है, फिर ये ट्राइंगल है, फिर ये एरिया। तो पहले तो ये इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल लें, ए ई एफ ओ, और उसके बाद में ए बी जी का एरिया निकाल लें, फिर बी सी एच जी का निकाल लें, प्लस सी एच डी का निकाल लें। तो एक एरिया, दो एरिया, तीन एरिया, चार एरिया, दो ट्राइंगल और दो रेक्टेंगल का एरिया इनका समीकरण है। अब इनको आपको देखना है कैसे कैसे करेंगे। एरिया ऑफ ओ ए ई एफ, ओ ए ई एफ बॉटम वाली जो स्ट्रिप है ये है। दूसरा प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी जी और ये सी एच डी का एरिया सेम रहेगा, वो सिमिलर ट्राइंगल है। अलग हो तो अलग भी हो सकते हैं, यहाँ सिमिलर है ए बी प्लस रेक्टेंगल बी सी एच जी बीच वाला, बी सी एच जी प्लस ये ट्राइंगल प्लस सी एच डी। अब इनका फॉर्मूला लगा दिए। एरिया ऑफ दी ओ ए ई एफ ये आपका रेक्टेंगल है जिसकी हाइट ओ एफ है, ओ एफ इंटू ओ ए, ओ एफ इंटू ओ ए प्लस ये क्या ए जी इंटू जी बी का हाफ। एरिया है सिंपल 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 एरिया निकाले हुए, हाफ ए जी इंटू बी जी प्लस जी एच इंटू सी एच प्लस हाफ एच डी इंटू सी एच। अब इन सबकी वैल्यू रख लें। ओ एफ कितना है, ओ से लेके एफ तक की दूरी है 6 पाई के बराबर है। 6 पाई मल्टीप्लाई बाई ये हाइट कितनी है 750। तो देखिए 6 पाई इंटू 750 प्लस हाफ पाई ए जी। हाँ हेलो, ये बेटा बोलो, हेलो हेलो। यस सर, ठीक है। ये लड़की कुछ पूछ रही थी ना, कौन है ये रेक्टेंगल का एरिया हो गया। उसके बाद में दूसरा ट्राइंगल का हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट, फिर ये रेक्टेंगल है, फिर ये दूसरा ट्राइंगल। तो 6 पाई इंटू 650 प्लस हाफ पाई ए जी क्या है 5 है, पाई है, ए से जी तक की दूरी पाई है। और ये अब हाइट देख लेनी, हाइट 3000 में से 750 घटा लो, 3000 माने 750, तो इस ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा। प्लस 2 पाई मिडिल वाला जो रेक्टेंगल है 2 पाई मल्टीप्लाई बाई ये घटा लें प्लस हाफ ये। ओके, इन सबको कैलकुलेट करके बताएं इक्वेशन से फर्स्ट में। 11,250 पाई न्यूटन मीटर, चेक इट, बताइए मुझे। हाँ जी, हेलो हेलो, यस सर। चेक करके बताओ, ये आता है इतना नहीं आता। अच्छा, ये नासिक इकबाल है या नहीं आज? बहुत वो करता है। नासिक इकबाल आया है, माधव कर्ण, राम बाबू प्रेजेंट सर। ठीक है सर। रमोला, ये लोग हैं जो आपसे पिछले साल भी प्रॉब्लम की रही, अब भी नहीं है इस वक्त। माधव कर्ण है क्या? ये सर प्रेजेंट सर, माधव कर्ण सर। ओके ओके,
आपके दोस्त रामोला है? सर वो ज्वाइन किया है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं प्रेजेंट हूँ माधवकरण सर। चलो ठीक है, ओके थैंक यू सर। हाँ, ये इक्वेशन फर्स्ट आपने की चेक किए, मैंने जो निकाला टॉर्क रिक्वायर्ड 11,250 पाई न्यूटन मीटर। ओके, अब आगे, इफ मीन टॉर्क is the mean torque required for one complete cycle equal to T mean multiplied by 6 pi. T mean multiplied by 6 pi. तो कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट ये है, सेकंड ये है। यानी मीन टॉर्क को आप कंप्लीट साइकिल से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसके बराबर होना चाहिए। तो इन दोनों कंपेयर करेंगे, T mean into 6 pi should be 11,250 pi। इस लिहाज से आप मीन टॉर्क निकाल लेंगे। तो T mean इक्वल टू दिस डिवाइड बाय पाई से पाई कैंसिल, यू विल गेट 1875 न्यूटन मीटर। चेक इट, इज इट ओके? ओके, जब T mean आ जाए तो पावर में कोई दिक्कत नहीं। पावर कैसे निकालेंगे? पावर क्या बराबर होती है? T mean into ओमेगा, और ओमेगा होता है पावर T ओमेगा। तो T हमेशा T mean लिया जाता है। T mean, मीन का जहां फ्लक्चुएटिंग टॉर्क हो तो वहां हमेशा मीन टॉर्क की बात करते हैं। ओके, यस सर। जब T mean आ गया 1875, तब पावर रिक्वायर्ड टू ड्राइव द मशीन P इक्वल टू T mean into ओमेगा। में T mean मल्टीप्लाई बाय 6 पाई का मतलब क्या है कि देखिए जो मैंने डॉटेड लाइन खींची नहीं, ये वाली है, ये मान लीजिए मीन टॉर्क की लाइन है। तो मीन टॉर्क 6 पाई तक का इसका रेक्टेंगल का जो एरिया होगा दैट शुड बी इक्वल टू द एरिया ऑफ दिस होल टर्निंग मोमेंट डायग्राम। पूरे टर्निंग मोमेंट डायग्राम का एरिया शुड इक्वल टू मीन टॉर्क मल्टीप्लाई बाय कंप्लीट साइकिल 6 पाई। ये दोनों बराबर होने चाहिए, तभी मीन टॉर्क निकाल सकते हैं। जबकि यहाँ तो टॉर्क वेरी कर रहा है, लेकिन सबका एरिया निकाल लो, उस एरिया को इस मीन टॉर्क का एरिया नीचे एरिया से कंपेयर कर, यू कैन फाइंड मीन टॉर्क। तो आपके आगे देखिए 1875 मल्टीप्लाई बाय 26.2 जो ओमेगा है वो आप मल्टीप्लाई कर दिया, तो आ गया 49125 वाट। ये सही है? सही है सर। किलोवाट में 1000 से डिवाइड कर दे तो 49.125 किलोवाट। दिस इज योर आंसर। ओके, अब इसके आगे क्या पूछा है इसमें? ये यहां तक का हो गया तुम्हारा आंसर। डिटरमाइन द पावर रिक्वायर्ड टू ड्राइव द मशीन एंड परसेंटेज फ्लक्चुएशन इन स्पीड निकालना है। इज द ड्राइविंग टॉर्क applied to the shaft is constant and the mass of the flywheel, ये नीचे से लग गया। तो जो आपका मीन स्पीड से जो फ्लक्चुएशन होगा टॉर्क का, उसी से स्पीड वेरी करेगी। तो क्या देखिएगा, T मीन आ गया आपका, तो कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड CF कैसे निकाल सकते हैं? First of all, determine the values of LM and NP from similar triangle ABG and LBM. LM and NP क्या है जरा देखो, ये LM and NP जो मीन टॉर्क वाली लाइन पर ये इंटरसेप्ट पड़ते हैं, ये सिमिलर ट्राइंगल है AGB और LMB। ऐसे देखोगे CNP एंड CND, ये आपके सिमिलर ट्राइंगल है। इन दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स भी NP और LM निकालनी है। हालांकि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, तो जो LM की वैल्यू होगी वो NP की होगी। ओके, तो इन्होंने कुछ सिमिलर ट्राइंगल का प्रॉपर्टी लगा के फर्स्ट ऑफ ऑल डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ LM एंड NP फ्रॉम सिमिलर ट्राइंगल ABG एंड LBM। LM upon AG देखिएगा फिगर, BM upon BG
LM इक्वल टू BM अपॉन BG इंटू AG। BM दे रखा है आपका 3000 माइनस 1875 जो मीन टॉर्क है, और BG 3000 माइनस 750। बोलो। ठीक है सर। इंटू AG क्या है, A से लेके G तक की पाई है, पाई की यू विल गेट 0.5 पाई। LM इक्वल टू 0.5 पाई। सिमिलरली NP भी 0.5 पाई आएगा, दोनों सिमिलर है ना। अब ना फ्रॉम द फिगर BM इक्वल टू CN, देखो यहां BM इक्वल टू CN, और ये कितना होगा भाई, यहां से लेके यहां तक का पता है, ये पता निकाल सकते हैं। यहां से यहां तक ये डिफरेंस मालूम है, 3000 माइनस 750, और ये आपके 1875 इसमें घटा देंगे तो ये 1125 बचेगा। सिमिलरली एनपी ये निकले ना फ्रॉम द फिगर BM इक्वल टू CN इक्वल टू 3000 माइनस 1875, यू विल गेट 1125 न्यूटन मीटर। यानी इसमें ये फ्लक्चुएशन है टॉर्क का, मीन टॉर्क से इतना ये ऊपर जा रहा है, इतना नीचे जा रहा है, तो ये मैक्सिमम फ्लक्चुएशन। सिंस द एरिया अबव द मीन टॉर्क represents the maximum fluctuation of energy EF, calculated as EF equal to हेलो हाँ भैया हेलो यार अभी तो मैं जरा क्लास दे रहा हूँ, नहीं देख पाया हूँ मैं, सुबह से क्लास देखो कल देख। हाँ जी हेलो। So ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट। Since the area above the mean torque represents the maximum fluctuation of energy EF calculated as, so EF निकालेंगे area above the mean torque, half LM into BM, यानी ये इससे ऊपर, इसका मुझे ये एरिया निकालना है स्टेपेजिंग का। ये भी निकाल सकते L से लेके P तक की दूरी प्लस मल्टीप्लाई BC डिवाइड बाई 2 इंटू दिस हाइट, ये भी निकाल जाए जो भी तरीके से हो, मतलब इसका जो है जो एरिया है ये आपका EF पर रेफर करता है, ये निकालना है आप। अब मैंने इसको इस लिहाज से निकाला, आप देखिए कैसे निकाला है। ये एरिया हाफ LM इंटू BM प्लस BM इंटू MN प्लस NP इंटू CN। सर यहाँ पे हाफ रह गया, कर लीजिए प्लीज, कर लेना आप जरा। सारी निकालें तो ये EF की वैल्यू 8837 न्यूटन मीटर आएगी। चेक करके बताओ सर। 8835.72 है। 8835.72, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, कर लीजिए इसे। नाउ यूजिंग द रिलेशन, तो ये रिलेशन किसका, फ्लाईव्हील का यूज कर सकते हैं आप। EF इक्वल टू m² ओमेगा स्क्वायर CF, ये फॉर्मूला है, यानी I ओमेगा स्क्वायर CF। ठीक है, तो ये EF की वैल्यू आ गई, मास 500 के 0.6 स्क्वायर डायरेक्शन है, ओमेगा मालूम मीन स्पीड इंटू CF, कोएफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड निकालना है, ये आ जाएगी। चेक इट, 0.071। चेक करके बताएं वैसे कितना आ रहा है।
ठीक है सर। determine power required and percentage fluctuation on speed. तो CF आ गया, उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड आ जाता है। 7.1% सर। 100 मल्टीप्लाई 7.1%, ये आ गया। ओके, यस सर। तीन टाइप की ये प्रॉब्लम होगी, इंशाल्लाह इनमें से एक आदमी का क्वेश्चन आ जाना चाहिए इस टाइप से। ठीक है, तो इसमें क्या था, इस यूनिट में पहला पार्ट जो मैंने दिया था आपको, डायनेमिक इक्विलिब्रियम सिस्टम, माने कोई एक बॉडी है, उसको हम दो मासेस के जरिए डायनेमिक इक्विलिब्रियम में कर सकते हैं, A1 A2 इक्वल टू K²। उससे रिलेटेड कनेक्टिंग रॉड के कुछ एक तो न्यूमेरिकल कराए थे। उसके बाद में ये फ्लाई व्हील एंड टर्निंग डायग्राम के 3 प्रॉब्लम है। ये और भी हो सकती है, बुक से आप देख सकते हैं, अपनी बहुत सारी एक्सरसाइज है, लेकिन ये 3 जो मैक्सिमम अच्छी सी प्रॉब्लम वो मैंने करा दी। अब आप इसमें बचता है, इस यूनिट में 2 टॉपिक बचते हैं, इनर्शिया फोर्स एनालिसिस इन रेसिप्रोकेटिंग इंजन, और दूसरा है इनर्शिया फोर्स एनालिसिस इन 4 बार लिंकेज। अब तुम मुझे ईमानदारी से बताओ कि सेकेंड ईयर में आपने वेलोसिटी एक्सेलरेशन डायग्राम ड्रॉ किए हैं या नहीं? किए हैं सर। मैकेनिज्म के यस सर। वेलोसिटी डायग्राम ड्रॉ किए हैं या एक्सेलरेशन भी किए हैं? ओके, दोनों किया था सर, दोनों सर किया था सर। दोनों करवाए थे। अच्छा, एक्सेलरेशन भी कराया, सिंपल कराया होगा यार, 4 बार हाँ सर, मैकेनिज्म सिंपल ही था। वगैरह सिंपल हाँ, सिंपल 4 बार कराए का ही होंगे। जी सर, 4 बार मैकेनिज्म का कराया था। तो इसको हम जरा स्किप कर रहे हैं कि ये जरा मुश्किल पड़ता है। हम करेंगे रेसिप्रोकेटिंग मासेस का, वो थ्योरेटिकल है, मतलब एनालिटिकल मेथड, उसे आप कर लेंगे। 4 बार मैकेनिज्म का एनालिसिस करने के लिए आपको ग्राफिकल मेथड से पहले वेलोसिटी डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा, फिर एक्सेलरेशन डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा, और जब जहां मास सेंटर का एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, और जहां मास सेंटर का एक्सेलरेशन है वहां से फिर इनर्शिया। तो दैट इज ए टिपिकल थिंग, उसको मैं स्किप कर रहा हूँ, हालांकि सिलेबस में है, लेकिन आई एम लीविंग दैट। आई एम डायरेक्टली गोइंग टू द inertia force analysis in reciprocating engine, means slider can mechanics. Okay, हेलो, यस सर, ओके सर। इसका मटेरियल मैंने आपको रात शेयर किया है या नहीं? जी सर, मिल गया सर, मिल गया सर। तो बस इतना ही काफी है इस यूनिट में। ये इतना तो ये हो गई प्रॉब्लम, और कुछ 1-2 न्यूमेरिकल उसमें कराएंगे आप। सर कंपाउंड पेंडुलम जो पढ़ा इसी यूनिट में है ना? हाँ, इसी यूनिट में कंपाउंड पेंडुलम हुआ, इक्विवेलेंट डायनेमिक सिस्टम हुआ, वो सब इसी में। ठीक है, इसको मैं बंद कर रहा हूँ, और जो आज शेयर किए हैं मटेरियल उसको ले रहा हूँ। ओके, चलिए। ये रहा, इनर्शिया फोर्स एनालिसिस रेसिप्रोकेटिंग इंजन। ओके, ये क्या है यार इसमें? ये ऊपर जब भी मैंने किया ये क्या आ गया? ये क्या चीज आ गई? अच्छा, ये सर डाउनलोड किया था, वही है सर ये। अच्छा, इसको रीनेम कर दूं है, इसको रीनेम कर देंगे हम। जब से बंद करते हैं, हमें तो इस पे जाना है, इनर्शिया फोर्स एनालिसिस रेसिप्रोकेटिंग। ये सब मटेरियल तो होगा ना आप लोगों के पास? यस सर। चलिए, रहेगा। इस फिगर को जरा देखिएगा थोड़ा सा, और एनालाइज करें आप जरा थोड़ा सा, फिर डिस्कस करते हैं। ओके, क्या डिस्कस करेंगे यार? जरा गौर से इसको पढ़िए, फिर मैं डिस्कस करता हूँ। ई को कैसे आ रही है आवाज? दूसरा तो नहीं खुला सिस्टम, जस्ट ए मिनट।
मैं फिर मैं ये भी तो कर लेता हूँ ना, मोबाइल तो ऑन नहीं है। मुझे नहीं करना। 2 मिनट रेस्ट कीजिए, फिर करते हैं जरा। 25 मिनट, 5 मिनट रुकिए। ओके सर। 5 मिनट रुकिए बस। अभी भी जरा कोई है देखते। कैमरा तो ऑफ है ना मेरा? ठीक है। पानी बना। हेलो हेलो हेलो। यस सर। हाँ, इसमें फिगर इंपॉर्टेंट है। तो ये टॉपिक है इनर्शिया फोर्स एनालिसिस इन दी रेसिप्रोकेटिंग पार्ट्स ऑफ द इंजन, जिसमें हमने कनेक्टिंग रॉड का वेट कंसिडर नहीं किया है। अच्छा, याद रखिए एक प्रिंसिपल होता है, यू नो द न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है? यस सर। F equal to ma। एक्चुअली F क्या है? दैट इज द सम ऑफ ऑल दी फोर्सेस इज इक्वल टू मास टाइम्स ऑफ एक्सीलरेशन। इसी इक्वेशन को डी अल्बर्ट ने क्या कहा है कि इस मास टाइम जो एक्सीलरेशन है ये इनर्शिया फोर्स कहलाता है। मास टाइम्स ऑफ एक्सीलरेशन ma, ये दिस इज कॉल्ड इनर्शिया फोर्स। इसको मैं अगर लेफ्ट हैंड साइड में लिया हूं तो यू कैन राइट F माइनस ma इक्वल टू 0। तो F की जगह सिग्मा F कर दीजिए। तो डी अल्बर्ट प्रिंसिपल स्टेट दैट कि सम ऑफ ऑल दी फोर्सेस प्लस इनर्शिया फोर्स मिला के दे विल बी इज शुड इक्वल टू 0 एंड इट इज कॉल्ड एज डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम। और ये इस प्रॉब्लम को, जो मूविंग प्रॉब्लम है, डायनेमिक प्रॉब्लम है, उसको स्टैटिक प्रॉब्लम की वजह से सॉल्व कर सकते हैं। तो डी अल्बर्ट प्रिंसिपल का बहुत जबरदस्त रूल है जिसमें इनर्शिया फोर्स विल ऑलवेज बी इक्वल टू द सम ऑफ ऑल दी फोर्सेस एक्टिंग ऑन दी बॉडी। ओके, बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं किसी बॉडी में, तो उसका रिजल्टेंट की डायरेक्शन में वो बॉडी मूव करेगी, उधर को एक्सीलरेशन होगा।
तो एक्सेलरेशन की ऑपोजिट डायरेक्शन में हमेशा इनर्शिया फोर्स लगता है। जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में इनर्शिया फोर्स लगेगा। ये तो हुआ लीनियर मोशन के लिए। एक होता है ईलर इक्वेशन। ईलर इक्वेशन में बॉडी रोटेट भी तो करती है, जैसे फ्लाईव्हील है, फ्लाईव्हील रोटेट करेगा। आप जैसे जैसे टॉर्क लाएंगे उसकी स्पीड, उसके रिवोल्यूशन बढ़ते चले जाएंगे। तो यहाँ क्या करें, तो इसमें भी इसका जो इक्वेशन है T इक्वल टू आई अल्फा, और T मीन्स सम ऑफ ऑल द टॉर्क माइनस I टाइम्स ऑफ अल्फा। I इज द मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अल्फा इज द एंगुलर एक्सीलरेशन। तो ये भी मिला के डायनामिक इक्विलिब्रियम पर आता है इन केस ऑफ रोटेटिंग पार्ट। रोटेटिंग पार्ट में सिग्मा T माइनस आई अल्फा इक्वल टू 0, ये भी डायनामिक इक्विलिब्रियम बनता है इन केस ऑफ रोटेटिंग बॉडी। और रेक्टिलिनियर और लीनियर मोशन है, उसमें sum of all the force sigma f minus mass times of the acceleration means inertia force is equal to 0। तो दोनों इक्वेशन ये डायनामिक इक्विलिब्रियम कहलाती है। एक रेक्टिलिनियर मोशन के लिए है और दूसरी आपकी रोटेटिंग मोशन। ओके, इन चीजों का कंसेप्ट लेते हुए आप देखिए, आप स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म लेंगे तो उसमें आपकी जो क्रैंक है वो रोटेट करती है, कनेक्टिंग रॉड ऑसिलेट करती है, और जो आपका पिस्टन है वो रेसिप्रोकेट करता है। तो सारी मोशन इन्वॉल्व है। तो जो पिस्टन है, पिस्टन जो रेसिप्रोकेट करता है उसका इनर्शिया फोर्स उसमें हम देंगे, उसका इफेक्ट क्या क्या। ओके, पूरे रेसिप्रोकेटिंग इंजन भी जस्ट लाइक आईसी इंजन हम एनालाइज कर रहे हैं। ओके, ये एक फिगर में ये पिस्टन है, इधर यहाँ क्रैंक है, सी बेरिंग है, और ये सी बी आपका क्रैंक है, ए बी आप कनेक्टिंग रॉड है। तो इसमें थोड़ा सा हमने ये कंस्ट्रक्शन कर लिया, इस लाइन को, ए बी लाइन को थोड़ा एक्सटेंड कर लिया है और बी से सी को ज्वाइन किया है। ये बी से सी को ज्वाइन किया है, तो बी से एक लाइन पैरेलल टू दिस सीई ड्रॉ की है। मान लीजिए जो वेक्टर बीई है, ये वेक्टर बीई है, ये कोई मान ली फोर्स को रेफर कर रहा है, फोर्स इन कनेक्टिंग रॉड एफ क्यू रेफर कर, तुमने रिजॉल्व कर लिया है दो कंपोनेंट में, एक एफ टी और एक एफ बी। दो कंपोनेंट, किसी भी फोर्स को आप दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं। इसमें जो इंजीनियरिंग बेस का कंसेप्ट लगे, इसमें जो डिफरेंट एंगल है वो आप देख रहे हैं। देखिए, ये कनेक्टिंग रॉड ए बी जो हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ स्ट्रोक से जो एंगल में आ रही है वो फाई से रेफर किया, ठीक है। क्रैंक की रोटेट, इसके ये क्रैंक की रोटेट अलोंग दिस सर्किल, उसके दो सेंटर होंगे, एक टॉप डेड सेंटर, एक बॉटम इनर डेड सेंटर, एक आउटर डेड सेंटर। अगर ये हॉरिजॉन्टल इंजन है, अगर ये वर्टिकल इंजन है तब ये टॉप डेड सेंटर और ये ओडीसी कहलाएगा बीटीसी, बॉटम डेड सेंटर। ओके, यहाँ भी मैंने आईडीसी और ओडीसी या टीडीसी या बीडीसी। ओके, ये डिफरेंट एंगल में दिखा रखे हैं, इसमें डिफरेंट फोर्सेस दिखा रखे हैं। यहाँ पिस्टन का जो मास है, जो वेट है वो नीचे एक्ट करेगा mg, जो पिस्टन के ऊपर ग्रेस का प्रेशर लगेगा वो अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन Fp कहलाएगा। यहाँ आके ये इस कनेक्टिंग रॉड के थ्रू ये फोर्स ट्रांसफर हुआ, कनेक्टिंग रॉड के अलोंग जो भी फोर्स आएगा वो Fq कहलाएगा। तो इस Fq को इधर मैंने ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन यू कैन ट्रांसफर दिस फोर्स एनीवेयर यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। ध्यान से, इसलिए ए बी या ई, ए बी ई एक लाइन ऑफ एक्शन है। इस फोर्स को फोर्स एक्टिंग अलोंग द कनेक्टिंग रॉड, चाहे यहाँ से लगा लो, चाहे यहाँ दिखा दो, या यहाँ दिखा दो, मैंने यहाँ भी दिखा सकता है। ये और एफ क्यू एक ही बात है। यहाँ इस एफ क्यू को मैंने, यहाँ इस एफ क्यू को दो हिस्सों में रिजॉल्व किया है, एफ पी में और एफ एन में। इधर हॉरिजॉन्टल एफ पी है और ये वर्टिकल कंपोनेंट्स का एफ एन। चलिए आगे चलिए, इधर ये एंगल थीटा है, क्रैंक एंगल, क्रैंक मेड द एंगल फ्रॉम आईडीसी। ये सपोज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्रैंक रोटेट कर रही, तो यहाँ से कोई भी पोजीशन हो सकती है रोटेटिंग 360 डिग्री। तो मैं एक आर्बिट्रेरी पोजीशन ले रहा हूँ कि बी पोजीशन पर है, तो यहाँ ये एंगल जो बना रहा है वो थीटा है।
although it is varying from 0 to 360 डिग्री, ये वेरी करता है ड्यूरिंग साइकिल। ओके, ये थीटा है, ये एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो यहां से यहां तक ये नहीं, मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, एक CD परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ऐसे ये पाई है, ठीक है, तो ये एंगल 90 माइनस पाई प्लस थीटा हो जाएगा, और ये एंगल 90 माइनस पाई, क्यों कि दिस एंगल प्लस दिस एंगल मिला के 90 डिग्री यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो ये आपका 90 माइनस पाई हो जाएगा। तो ये तीसरा जो एंगल होगा ये 90 माइनस पाई प्लस थीटा, इतना 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 ये इतना ये। ओके, अब ये जो एफ क्यू है इसको मैंने दो हिस्सों में रिजॉल्व किया है। अलोंग दी क्रैंक रेडियस डायरेक्शन, बीसी जो क्रैंक है इसके अलोंग मैंने रिजॉल्व किया है, और अलोंग दी यानी परपेंडिकुलर टू द क्रैंक व्हिच इज एफटी टेंजेंशियल। तो ये एफटी जो होता है ये रेस्पॉन्सिबल होता है टॉर्क ट्रांसमिट करने की। एफटी मल्टीप्लाई बाय दिस रेडियस इज टॉर्क ट्रांसमिटेड थ्रू क्रैंक। एफ क्यू को रिजॉल्व कर दिया मैंने एफ टी और एफ एन दो हिस्सों में। ये सब एंगल्स हैं, इन एंगल की मदद से ये सारे फोर्स एनालिसिस करेंगे। फोर्सेस इन रेसिप्रोकेटिंग एंगल, द वेरियस फोर्स एक्टिंग इन रेसिप्रोकेटिंग एंगल ABC shown above figure are discussed and explained, neglecting weight of the connecting rod। वेट को कंसीडर नहीं कर रहे। सबसे पहले पिस्टन एफर्ट FP, पिस्टन पर FP निकाला है, ये नेट फोर्स ऑन पिस्टन निकालना है। ये कैसे निकाला? P1A1 माइनस P2A2। पिस्टन की दो साइड होती है, एक तो इधर तो कवर है, यहाँ FP लगा, यहाँ कवर साइड होगा, इधर ये क्रैंक साइड होगी। तो पिस्टन की इधर भी आपका प्रेशर हो सकता है, और इसके राइट में यानी क्रैंक साइड में भी प्रेशर हो सकता है। यहाँ मान लीजिए प्रेशर P1 है, इधर P2 है ना, तो दोनों साइड का प्रेशर मल्टीप्लाई P1 मल्टीप्लाई A1, प्रेशर मल्टीप्लाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन माइनस प्रेशर मल्टीप्लाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये मिला के नेट फोर्स होगा प्लस माइनस इनर्शिया फोर्स। दो मिनट रुकिए जरा, आसान हो जाने दो, फिर करेंगे। दो मिनट रुकिए भेज रहे हैं। हेलो 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 ललित, हाँ जी सर, हाँ जी सर, हाँ जी सर। या तो एक काम करे, परसों डिस्कस कर ले फिर। हाँ सर, बाकी परसों कर लेते हैं सर इसको डिस्कस। और ललित जरा ये बताइए, अब तक मेरे 24 पीरियड हो जाने चाहिए, 24 पीरियड है ना, 2 यूनिट हो जाएंगी इंशाल्लाह।
है ना? ठीक है सर, इतने हो जाएंगे सर। हाँ जी सर। हाँ, तो मुझे जरा थोड़ा डिटेल भेज जरा, ठीक सर। इसको लिख के डेट भेज दे। हाँ जी तो सर। मैं स्किप कर रहा हूँ, नमाज का टाइम हो गया, परसों करेंगे सर, ठीक है? ओके, नाउ आई एम लिविंग। ओके सर। इसको इतना पढ़िए, आपको सब कुछ है ना, कुछ देख के आइएगा, ठीक है? तो डिस्कस करने में आसानी, फिगर को समझ के सारा देखिए। ओके, वालेकुम।